हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो इस वक्त आ रही है। एक इंडिया के हवाले से है ब्रिक्स और G7 के हवाले से, क्योंकि उनके जो एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो काफ़ी लंबे टूर पे निकले हुए हैं और GCC के बाद अब वो क्योंकि यूरोप और बाकी कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने जाना है, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच में ये बात की G7 और ब्रिक्स के हवाले से कि हमने ब्रिक्स का क्यों हिस्सा बने, क्या वजह थी, क्योंकि आप हमें G7 में नहीं आने दे रहे। मतलब बेसिकली तो कहा जा रहा है कि इट्स रेटोरिक, बट मेरे ख्याल में वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या वाकई G7 में हिंदुस्तान तो हर दफा वैसे इनवाइटेड तो होता है, लेकिन क्या मेंबर बनना चाहता है या मेंबर बनने नहीं दिया जा रहा, ये एक आम सवाल है। इस पे आज बात करेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश में अभी तकरीबन एक डेढ़ माह पहले जो कुछ हुआ, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। हिंदुस्तान में इस वक्त वो रिहाइश पजीर है, मैडम शेख हसीना वाजिद साहिबा। और उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि जी बांग्लादेश यानी ढाका में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। 11 सितंबर को कायद आज़म की जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको शायद बहुत टाइम के बाद या पहली दफ़ा सेलिब्रेट किया गया, बहुत बड़ी तकरीब हुई और पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर जो थे उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। कितनी बड़ी चीज़ है। इससे पहले और वो लोग कहते हैं कि जी हमें कहा गया कि जिन्ना हॉल और इकबाल हॉल जो वहाँ पे बने हुए हैं इस नाम से, हमें कहा गया कि इसके नाम हटा दें। ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। क्या है क्या नहीं, वाकई ऐसा हो रहा है कि दोबारा से बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में उनके ताल्लुकात, क्योंकि दो अलग कंट्रीज हैं अब, तो हो रहे हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Always a pleasure, Fakar bhai. As you said, it's a family show. It's always a pleasure. थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते ब्रिक्स, SCO, G20, क्वाड, बहुत सारे फोरम्स हैं, OIC। लाजमी बात है हर फोरम हर कंट्री उसमें नहीं होती, लेकिन मेन मेन जो फोरम है उसमें ब्रिक्स एक बड़ा, शायद मैं ये कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। लेकिन जो डॉक्टर वो है डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं अभिषेक मिश्रा साहब कहने वाला था। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा है कि भाई आप हमें G7 का मेंबर नहीं बनने देंगे तो हम ब्रिक्स में तो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा है, या उन्होंने उनको जिस तरीके से हमने 1-2 साल पहले देखा था रशियन ऑयल के ऊपर कि आपका मसला दुनिया का मसला और हमारा मसला किसी का मसला नहीं, ये उस तरह की कोई चीज थी, या वो मतलब बड़े जबरदस्त किस्म से टोंट बड़ी मजबूत मारी। मैंने जब अभी ये स्टोरी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आया कि बात उन्होंने बड़ी मजेदार की है। अब किस उसमें है कि वाकई ऐसा नहीं है या इंडिया नहीं बनना चाहता, क्या चीज है, क्योंकि G7 के ऊपर हमने एक शो भी किया था आपके साथ। जी 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 फकर भाई, एज जयशंकर साहब जाने जाते हैं फॉर हिज स्टेटमेंट, जिसमें हम अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। तो वो उनसे ये पूछा गया कि ब्रिक्स में आपने बनाया और ब्रिक्स को आप कैसे देख रहे हैं, तो जी उन्होंने बिल्कुल। कहा कि अगर आप यूरोपियंस का, स्पेशली चाहे वो अक्रॉस द अटलांटिक ही क्यों ना हो, अगर उनका एक स्पेसिफिक क्लब बनाओगे और उस क्लब में आप दुनिया से रिलेटेड डिसीजन लोगे जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करेंगे अदर कम्युनिटीज को, अदर कंट्रीज को, तो फिर तो हमें भी अपना क्लब तो खोलना पड़ेगा ना। हमारे पास भी तो काम है, हमारे पास भी बात करने का है। सो अगर आपके पास G7 है तो वी हैव ब्रिक्स। और आपको बात पता है कि G7 का ये जो ब्रिक्स का आइडिया, ये भी ब्रिटिशर और गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनका नाम था जिम ओ'नील, जिन्होंने 2001 में एक रिपोर्ट लिखी थी गोल्डमैन सैक्स के लिए, बिल्ड बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन विद ब्रिक्स। तो इसमें उन्होंने जो ये ब्रिक्स का वर्ड दिया था, इट वाज एन एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, दैट दीज 4 कंट्रीज विल बी रनिंग द शो। तो उसमें फिर हमने बनाया और हम आज ब्रिक को एज अ मल्टी, जिसे कह लीजिए पर्पज प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग वी आर साइनिंग अप कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद रशियन यूनिवर्सिटी, तो वो भी ब्रिक्स के दायरे में हो रहा है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रिक्स,
वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कि हम अपनी बातों को कह सकें, रख सकें, और एक यूरोप का ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड विजन जो है वो हम दे सके। आज ब्रिक्स एक मेजर प्लेटफॉर्म है डी डॉलराइजेशन का, बिकॉज ये चारों कंट्रियां जो है एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक होल्ड और ट्रेड होल्ड जिसे कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी काफी से है, इनका काफी पार्टिसिपेशन है। सो वो एक तरीके से यूरोपियन हेजेमनी या यूरोपियन सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें वो काफी हद तक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने में सफल हुए हैं। पूर्णतः सफल हुए हैं मैं ये नहीं कहूंगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज जो वेस्ट मेड वर्ल्ड ऑर्डर है वो इतनी जल्दी विदर अवे करेगा नहीं, और वेस्ट एज अ फोर्स इज हियर टू स्टे। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट आज और कल में खत्म होने वाली चीज है। वेस्ट इज हियर टू स्टे विद अ सिग्निफिकेंट साइज। हाँ वो है कि वो मोनोपोली ऑफ द जो लीगल ऑर्डर थी, चाहे इकोनॉमिक ऑर्डर था वर्ल्ड का, उसमें जो उनकी मोनोपोली थी दैट हैज बीन कंप्लीटली डन अवे विद। तो ब्रिक्स में उनमें वही जवाब था कि आप G7 बनाओ, आप G20 बनाओ, ग्रुप सिर्फ आप बनाओ, हम ग्रुप नहीं बना सकते। यानी नो अदर कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ वो अपने लिए ग्रुप नहीं बना सकता, अपने लिए कंट्री नहीं बना सकता, वो सिर्फ आप ही बनाओगे। सिर्फ यूरोप को ही अधिकार है कि वो क्लब बनाए, प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर कि मल्टीलैटरल डिस्कशंस हो सके। व्हाई नॉट रशिया, व्हाई नॉट चाइना, व्हाई नॉट सऊदीया, व्हाई नॉट युगांडा, एनी कंट्री कैन मेक सच क्लब्स। एंड इस पे आपको किसी भी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए कि भाई आप क्यों बना रहे हो, भाई आप बना रहे हो तो हम भी बना सकते हैं। एंड ब्रिक्स इज अ रिस्पॉन्स टू दैट क्लबिंग। सो नाउ ब्रिक इज हियर टू स्टे। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्वाड को हम देखते हैं जी, और उसके अलावा अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे अलायंस, यूरोप के साथ भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात है। लेकिन क्या वो क्या थ्रेट कर रहा है ब्रिक्स बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड को, या क्या वजह है कि मतलब उनको ये लग रहा है कि वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी ब्रिक्स में क्यों गए, या ब्रिक्स क्यों वो बना? क्योंकि ब्राज़ील और रशिया और इंडिया और चाइना, अगर इनको जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है दुनिया की इकोनॉमी का। देखिए अगर आप इसको ऐसे देख लें कि ये जो इकोनॉमिक पाई है जिसमें दुनिया भर का शेयर है या ब्रिक्स उसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ऐसा ही पर्पस नहीं है। पर्पस है डाइवर्स वॉइसेस का, डाइवर्स ओपिनियन का। पूरा यूरोप एक तरीके से सोचता है। यूरोप मस्ट गेट यूज्ड टू, यूरोप को ये आदत डालनी पड़ेगी कि वो जो है ना दूसरी ओपिनियंस को भी सुने। अब आप जो है सिर्फ लाइक माइंडेड नेशंस को बैठा करके और आप लाइक माइंडेड डिस्कशन ले लो तो उसके डिसीजन ले लो, तो वो कोई डेमोक्रेटिक प्रक्रिया नहीं है दुनिया को बनाने की। एक ही चीज को कई तरीके से देखते हैं दुनिया में लोग, और जो दुनिया को साथ लेके चलना चाहता है उनको उन सभी भांति भांति के जो ओपिनियंस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पॉइंट ये कि अब अगर नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और द इकोनॉमिक वॉइसेस, मुझे ये इकोनॉमिक पावर, मुझे लगता है कि एक भाई ब्राजील रिप्रेजेंट्स अमेरिका, चाइना एंड इंडिया रिप्रेजेंट्स आपका एशिया, और साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंट्स अफ्रीका। तो G7 में तो नहीं है। अगर आप देख लें कि G7 के जितने मेंबर हैं वो कौन है, वो सारे के सारे तो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो तो और तो कोई है नहीं जी। क्योंकि आप कनाडा को फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस और यूएस को क्या आप लेंगे? कनाडा और यूएस मेरे लिए नॉन यूरोपियन है, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बेसिकली यूरोपियन कंट्री है अक्रॉस द अटलांटिक, ठीक है ना। तो जो 7 मेंबर्स है उसमें कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, EU है, तो ये सारे यूरोपियंस हैं। आपको अगर दुनिया में अब एक इकोनॉमिक पॉलिसी या दूसरी पॉलिसी चलानी है तो भाई डाइवर्स वे में लीजिए ना। आपको अगर लगता है कि रशिया जो है वो एक इविल पावर है ऑन द फेस ऑफ अर्थ, बट बहुत लोगों को नहीं लगता है कि रशिया एक इविल पावर है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। बहुत लोगों को रशिया अच्छा लगता है। तो फिर अब आपके हिसाब से दुनिया क्यों चलेगी? तो बात ब्रिक्स बनाने में फखर भाई जो है वो ये है कि हमारी बात तो सुनो, हमारा व्यू, वर्ल्ड व्यू भी तो सुनो। You may like it or you may not like it, but at least you may have an idea कि भाई there are other alternative views available on the same subject। उसको दुनिया उस तरीके से भी देखती है, दुनिया इस तरीके से भी देखती है। तो हमारा जो ब्रिक्स है, जो या ब्रिक्स को अगर हम कंपेयर करें विद G7, तो G7 एक हाईली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ नेशंस का क्लब है। लेकिन अगर आप
ब्रिक्स को देखें तो ये हाईली डाइवर्स है। इसमें डेमोक्रेसी है इंडिया की, साउथ अफ्रीका की, इसमें कम्युनिज्म है चाइना का और रशिया का। सो इसमें रिप्रेजेंटेशन है यूरोप का जो रशिया करता है, इसमें ये रिप्रेजेंटेशन है चाइना एशिया का जो इंडिया और चाइना करते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीका का जो कि साउथ अफ्रीका करता है। G7 में किसका रिप्रेजेंटेशन है? अगर आप ये करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा अमेरिकन इंटरेस्ट को देखते, सो फॉर गॉड सेक जितनी भी अमेरिकन कंट्रीज हैं, व्हेन आई से अमेरिकन मींस नॉन यूएसए एंड नॉन कनाडा, जिनको आप लैटिन कंट्रीज कहती हैं, कहते हैं पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, ये सारी कंट्रियों में निकारागुआ हो गया, इनमें से किसी का भी यूएस के साथ अच्छा संबंध नहीं है। दे ऑल हैव अ बैड रिलेशनशिप विद यूएस। तो पॉइंट ये कि आप अगर आपको अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन G7 में चाहिए तो व्हाई डोंट यू इनवाइट पेरू, व्हाई डोंट यू इनवाइट बोलीविया, व्हाई डोंट यू इनवाइट क्यूबा? वो तो आप कर नहीं रहे हो। तो जो बात है ना, बात सिर्फ इकोनॉमिक शेयर में हम बड़े हैं ये नहीं है। हालांकि ब्रिक का आइडिया यही था जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा था आपने। मगर मुझे ये लगता है कि डाइवर्स ओपिनियन डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप सबकी बात को सुनो और समझो, एंड ब्रिक is truly in that sense a democratic order. राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ब्रिक्स से आते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। बांग्लादेश में अभी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, 1-2 महीने प्रोटेस्ट चलते रहे, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई और फाइनली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने फिर रिज़ाइन किया और वो चली गई हिंदुस्तान। वहाँ पर मतलब कायद-ए-आज़म की 11 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी को बाकायदा तौर पे मनाया गया और एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई ढाका में। सर कैसा देखते हैं? और कहा जा रहा है कि एक इंडियन न्यूज़पेपर का मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इंडिया ने हमने यही सुना पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा 4-5 अरब डॉलर उनको दिए हैं और मुश्किल वक्त में, और अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए नहीं वो कर रहे होते, वो कहते यार चलें बांग्लादेश को उससे फ़ायदा हो जाए, हम नहीं करते, हमें इतना ही, हम बाकी चीज़ों से कमा सकते हैं। तो इतनी क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं? पाकिस्तान तो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और बहुत सारे हमारे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हम शिकार हैं। बांग्लादेशियों को भी पता होगा, मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं पता होगा, एक दूसरे का सबको पता होता है, लेकिन क्या चीज़ें आपको नजर आई? देखिए, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है इसको हम समझेंगे। और दूसरी चीज आपने कहा कि कायदे-आज़म जिन्ना का जो है बर्थडे वो मनाया गया, या जो डेथ एनिवर्सरी, तो डेथ एनिवर्सरी मनाया गया बांग्लादेश में, वो तो इंडिया में भी मनाया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी पोर्ट्रेट टंगी हुई है। सो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है वो पाकिस्तान को इस्लाम की दृष्टि से देखता है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ने का मतलब इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ना, जो देवबंदी इस्लाम है इंडिया का, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ना, जिसमें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हेट्रेड जिसका मेन सेंटर है, और कोई उसमें कोई उसका विजन नहीं है कि बड़ा एक इकोनॉमिक विजन है, बड़ा उसका एक प्रोग्रेसिव साइंटिफिक डेवलपमेंटल विजन, कुछ नहीं है उसका विजन है कि हमें शरिया की नाफिज करना है और गजवाए हिंद करना है, इसके अलावा उसका कोई वो नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस क्या है? पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस खुद नहीं जानता कि पाकिस्तान किस इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करना चाहता है, या कौन सा इंटरेस्ट पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। अगर पाकिस्तान एक जिस फॉर्म ऑफ इस्लाम को अभी रिप्रेजेंट कर रहा है बांग्लादेश, उनके जिन लोगों को उन्होंने अभी रिलीज किया है आउट ऑफ प्रिजन, जमाते इस्लामी के या दूसरे लोगों को, वो साफ साफ कॉल दे रहे हैं, लेट्स अटैक इंडिया, 370 हो जाएगा, कश्मीर तोड़ो, खालिस्तान तोड़ो। दिस इज इफ व्हाट सिंबलाइजेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है तो ऐसा तो इंडिया के अंदर भी है। मैं बार बार कहता हूं, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है फकर भाई, कि जिन्ना इज अ रेवर्ड फिगर इन वेरी पार्ट ऑफ इंडिया। इकबाल, द पर्सन हु वाज एन आइडियोलॉग ऑफ जिन्ना, उसको यहाँ पे फिल्मों में ग्लोरीफाई करते हैं भाई। शिकवा और उसके बाद जवाब शिकवा, और उसके बाद जो पहले लिखे कि सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद उन्होंने लिखा हम हैं मुसलमान, चीनो अरब, सब कुछ हमारा। तो पॉइंट ये कि जो आइडियोलॉग इंडिया को तोड़े, इंडिया में उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे लिए ये कोई बहुत नई या अचरज की बात नहीं है।
दिक्कत ये है कि ये एक बैड न्यूज है। पाकिस्तान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो देवबंदी फॉर्म ऑफ इस्लाम जब लगेगा, जो आज अफगानिस्तान में लगा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं फखर भाई की सोसाइटी कैसी होगी। ठीक है ना, अफगानिस्तान जिस तरीके से आज अपने आप को रूल कर रहा है, अगर वही पर्पस है, क्योंकि इंडिया आपका दुश्मन क्यों है, इसलिए कि यहाँ पे इस्लामिक रूल लगाना है, इसके अलावा तो कोई इंडिया से दुश्मनी बनती नहीं है। वरना इंडिया आपको इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा था, आपको वो चाहिए नहीं। अब आप उसको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक दृष्टि से देखते हो कि हमें यहाँ पे गजवा हिंद करनी है, हमें ये करना है। तो और अगर इस तरीके का आइडियोलॉजी पाकिस्तान एम्ब्रेस करना चाहता है, स्पाउस करना चाहता है, तो वो करे। लेकिन ये 6 महीने का प्यार होगा, बिकॉज पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई नेशनलिज्म की थी, यानी कि उर्दू वर्सेस बंगाली की लड़ाई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये उर्दू वर्सेस बंगाली की लड़ाई जो है बंद हो जाएगी? इस्लाम अभी आप दूर में है तो एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, जैसे इजिप्ट और सीरिया के बीच में हुआ था, वो तो फिर भी अरब थे, साथ में नहीं रह पाए। तो मेरे लिए ये चिंता का विषय नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ उनका विलय हो जाएगा या पाकिस्तान के जुड़ जाएंगे, दैट इज, और इट शुड नॉट बी एनी कंसर्न। कल को कौन सी कंट्री किसी के साथ, मैं एक बस सेंटेंस और बोल दूं, कौन सी कंट्री किसी के साथ मिल रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यदि एक अलायंस किसी कंट्री के एग्जिस्टेंस के खतरे के लिए, देन इट्स अ ट्रबल समथिंग। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी हुई कि वो बांग्लादेश के लोगों को नहीं अच्छी लगी। मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियली इंडिया ने हेल्प की, बिल्कुल वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। शेख हसीना ने इकोनॉमिक्स के हवाले से पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी तारीफ हुई। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि भाई उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बांग्लादेश ऊपर आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ की जनता, और कहते हैं ना कि अवाम की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो हिंदुस्तान की हो, वो पाकिस्तान की हो, या फिर वो बांग्लादेश की हो, या किसी दुनिया की किसी और कंट्री की हो, उनकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। फिर क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ? और जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का तो गालिबन हाई कमीशन वहां पे होता था जितने अरसे शेख हसीना साहिबा रही, लेकिन शायद बड़ा नाम था। मुझे तो लगता होता था कि पता नहीं यहाँ पे उनका कोई है कि नहीं। पहले पहले मैं उनका कोई बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को देखा करता था, आज से काफी साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद कोई मैंने नहीं देखा कि पता नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन मतलब बड़े जो जिस तरह एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो वाली चीज नहीं नजर आई थी। ठीक है, वो शेख हसीना के पूरे परिवार को मारा गया। आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आप बताइए। ये जिन्ना को प्यार कर रहे हैं, ये आज कोई न्यूज नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान, द पर्सन हु क्रिएटेड बांग्लादेश, उसकी मूर्तियों को तोड़ करके, एंड द पर्सन हु यूनाइटेड, हु डिवाइडेड इंडिया एंड क्रिएटेड पाकिस्तान, उसको आप जोड़ दो तो आपको समझ सकता है कि देयर इज अ राइजिंग टाइड ऑफ इस्लाम एंड अ ड्विंडलिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। चूंकि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, हालांकि ये बात अलग है कि वो अपने स्कूल डेज में जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो वो इस्लाम के लिए ही लड़ रहे थे। उन्होंने ही टू नेशन थ्योरी और सबको काफी प्रोपोगेट किया था, और बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाने का आइडिया उन लोगों का था। बहुत उन लोगों ने उस पर कुर्बानी भी दी है, बहुत कुछ मार कटाई भी की है उन्होंने। पॉइंट ये है कि क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया और क्या नाम है, जिन्ना की मूर्ति को जो है वो फिर से वो किया जा रहा है। ये टाइडिंग राइज ऑफ इस्लाम है। इस्लाम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम है वो अरबिक इस्लाम से थोड़ा अंतर है। उसमें उसका अंतर ये है कि वो इस्लाम को एक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट समझता है, जो वो है नहीं, क्योंकि इस्लाम को जी डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे जो अभी जितना कुछ हुआ वहां पे तो रिलीजन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था कि जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, जो भी चीजें हुई, पाकिस्तान बदनाम था भाई। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, पाकिस्तान बदनाम था, बट रियल रेडिकलिज्म जो है वो बांग्लादेश में था। बांग्लादेश में तो डॉक्यूमेंटेड है 24% पॉपुलेशन ऑफ जो हिंदू थी वो घट के 8% पे आ गई। मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया था, कि उन्होंने बताया, वो मेरा स्टूडेंट इलीगली इंडिया में आया था, बाद में उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, हिंदू था, वो हिंदू एससी था, शेड्यूल कास्ट का।
तो वो बताता था कि हम लोग के माँ, उसके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, उसके माँ की जॉब थी, उसमें उनको ये पता था कि कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी, वो अपना घर वर छोड़ करके, जब तक नौकरी थी की, जिस दिन रिटायर हुई छोड़ करके सब वो बेच बाज के जो भी औना पौना दाम हुआ बिका, कुछ तो बिका भी नहीं, वो छोड़ के इंडिया चले। तो तंग कर दी गई है जमीन किसी और प्रकार के। तो मतलब हिस्ट्री में उसमें नहीं जाना चाहता, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, नहीं, और मैं बस एक लेकिन चीज आपको बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश से टॉपिक हमारा हम हट के कहीं और निकल गए ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पे क्या चीजें ऐसी हुई कि जो मतलब 15 साल उन्होंने, शेख हसीना ने हुकूमत की, और ये हम सुनते रहे हैं और ये हम पढ़ते रहे हैं कि वहां पे अच्छी खासी डिक्टेटरशिप वाली उन्होंने हुकूमत की। बाकी उनकी पॉलिसीज के ऊपर मैं भी कहता हूं कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी कि बांग्लादेश ऊपर आ, लेकिन क्या चीजें ऐसी हो गई। बात हम करें कायद आजम की, मतलब वो कोई ऐसे रिलीजियस किस्म के आदमी नहीं थे, क्लीन शेव होते थे और अपना मतलब टाई पैंट कोट उस वक्त पहना करते थे। या फिर बाकी लोग, अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश के लोग, अगर वहां पे रिलीजन का नाम लिया जाता तो फिर मैं कहता हाँ ये तो रिलीजन के बेस पे, अभी जो प्रोटेस्ट हुए ये रिलीजन के बेस पे हुए। तो ऐसा तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन क्या चीजें ऐसी ये हुई कि बात से जी ये एनालिसिस इसलिए सही नहीं है फकर भाई। जी जी देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, जी शेख मुजीबुर रहमान 1971 में पाकिस्तान ने जाके जिनोसाइड किया बांग्लादेश में, ओके मगर नाउ दे आर हैप्पी टू बी विद द पाकिस्तान, विद द या पाकिस्तानी आइडिया ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान बेसिकली बांग्लादेश है फकर भाई, आप पाकिस्तान नहीं हो, बिकॉज वो एक तो मेजोरिटी थे और आइडिया भी वहीं कंसीव ये किया बात गया। आपकी सही है, उन्होंने शुरू किया था बांग्लादेश से 1940, बल्कि 1906 में वहीं से स्टार्ट हुआ था जी। यस करेक्ट। अब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश को देखिए, 1971 के बाद क्या उसको देखिए, 3 साल के अंदर इकोनॉमिक कू हुआ, पूरा खानदान मिटा दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान का। क्यों मिटाया गया जी था? बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेक्युलर लाया गया, उसके बाद फोर्स करके उसको हटाया गया, मतलब सेक्युलरिज्म रखा गया, उसमें यह जोड़ा गया कि ये एक इस्लामिक स्टेट है और शरिया यहाँ का लॉ ऑफ द लैंड है, ये जोड़ा गया वहां पे। जी तो ये चूंकि 1971 में इस्लाम के नाम पे मारा गया था, इसलिए वो लोग जो एक है रोमांस कि हमको इस्लाम के नाम पे साथ में रहना है। एक हिंदू से आपका झगड़ा हो जाए तो वो बहुत अजीब से लोग हैं, उसको माफा नहीं किया जा सकता, वो हम पे तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जो करे वो तशद्दुद या जुल्म नहीं है। तो और क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि एक सोसाइटी, इंडिया ऑफर कर रहा है इकोनॉमिक हेल्प, दे सेड वी डोंट वांट इकोनॉमिक हेल्प, वी वांट एक्सक्लूसिवली इस्लामिक शरिया लॉ, उसके अलावा कोई चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं इसके आगे? और ये कोई, मैं कह रहा हूं 1971 के दिन से शुरू हुआ था, जब कू किया गया, जब शेख हसीना के पूरे फैमिली को मारा गया, उसके बाद 10-12 साल तक तो आर्मी का रूल रहा और आर्मी ने इस्लामिक रूल को वहां पे नाफिज किया। उसके बाद जो है आप देख लीजिए, जितना जो रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हुआ कि हिंदूज की संख्या 24 से 8% हो गई, लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर इसलिए कुछ नहीं बोला कि वो सफरर थे 1971 वॉर के। आप ये सोचिए, एक देश जिसने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया और बांग्लादेश की 1 इंच भूमि भी नहीं रखी, बांग्लादेश के साथ टेरिटरी को रिजॉल्व करने के लिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने ज्यादा टेरिटरी भी उनको दे दी, और 2 बार दी, एक बार मोदी जी के समय में, एक बार बेरूबारी का जो एक्सचेंज हुआ था उस समय भी। उसके बाद भी द बांग्लादेशीज से दैट गो बैक इंडिया, इंडिया इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट एक्सप्लेन्स इट? आप अगर अच्छा कर करके मर जाओ, बट सामने वाला कह रहा है कि नहीं चाहिए हमें आपकी अच्छाई, वी वांट समथिंग एल्स। सो आपको फिर सोचना पड़ेगा, जो आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ, उसका एक ही जवाब है और कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, कि दे हैव अ विसरल हेट्रेड फॉर इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन आइडेंटिटी। इंडिया ने उनका कोई बुराई नहीं किया है, बल्कि उनको तो लिबरेट करवाया इंडिया ने। उनको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक ने 7 या 8 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी हुई है। आप पैसा दे दीजिए, आपने लिबरेट करा दिया, आपने सब कुछ करवा दिया, आप वहां पे जॉब भी क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज भी लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी अडानी दे रहा था उनको, मेरे कई जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहां लगाई हुई है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वो उनको नहीं चाहिए। इंडिया, वही मैं आपको समझा रहा था, ये स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक वो इंडिया को सारी चीजें, एक हमने सुना था कि कोई डीजल की पाइपलाइन जाती थी, उसको भी शायद अब बंद कर दिया। अडानी ग्रुप के भी शायद काफी इन्वेस्टमेंट है वहां, तो उसको अब वो मतलब रिवर्स करेंगे या क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज मोहम्मद यूनुस साहब का भी डिक्टेट आया है कि जब अजान होगी
उस समय दुर्गा पूजा बंद हो जाना चाहिए। अजान होगी, दुर्गा पूजा बंद होना चाहिए उसको। और चूंकि ये के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बाकी जो बाहर के इलाके वहां पे तुम दुर्गा पूजा भी मना सकते हो, हमारी माइनॉरिटीज वहां पे दुर्गा पूजा मना सकती है, लेकिन जब अजान होगी तो दुर्गा पूजा मनाएगी। आई कैन नॉट इमेजिन कि भारत में ये कहें कि जब मंदिर की घंटियां बज रही हो तो आप अजान बंद। तो पॉइंट ये कि अब इसको क्या कहिएगा आप, दुर्गा पूजा उनका कल्चर है, उन्होंने छोड़ दिया उसको। और अब वो कह रहे हैं कि एक अरेबिक कॉन्सेप्ट को वो अपना मान करके और वो ये कर रहे हैं। हमारे आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है फकर भाई, मैं एज अ हिंदू उनको अपना गर्दन काट के दूंगा, वो कहेंगे कुछ नहीं है, ये यूजलेस है, बिकॉज दे डू नॉट लाइक इट। उनको ये कंसीव करा दिया गया है कि ये काफिर लैंड है। ये उनके जो नेताओं के, उनके जो लोगों को रिलीज किया गया है जेल से, जरा उनके स्पीचेस सुन लीजिए, यूट्यूब और ट्विटर पे आए पोस्ट रिलीज। एक बांग्लादेशी अभी सिंगापुर गया था, कोई मौला, वो अभी सिंगापुर गए थे कुछ स्पीच देने, 2 घंटे के अंदर पुलिस उनको ढूंढ रही थी कि ये कहां है, इनको पकड़ो। वो तो निकल गए, वरना जेल में वो डाल दी जाते। द काइंड ऑफ हेट्रेड दैट पर्सन वाज स्प्यूइंग अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। अब आप क्या कर लीजिएगा फकर भाई, इसका कोई चारा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, अनलेस अनटिल कि एक रेनेसा हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां पे इन लोगों को ये समझाया जाए कि रिलीजन जो रखना है रखो, तुम्हारा रिलीजन तुम्हारा और गॉड का पर्सनल मैटर है, तुम अपने कल्चर को नहीं मिटा सकते। अच्छा, ये बोल बंगाली रहे और नफरत इंडिया से कर रहे हैं। राइट, बांग्ला सीखने के लिए क ख ग घ चाहिए, बांग्ला संस्कृत से आती है, आप नफरत इंडिया से कर रहे हो। तो पॉइंट है कि आपको जी जी बिल्कुल। अब देखना ये है कि वाकई पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस जो हम देख रहे हैं कि कहते हैं कि ये है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर उनका था तो फिर अलग भी तो वही लोग हुए, और वो कह रहे थे कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है। अब अभी तक रीसेंट पास्ट की बात है कि वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती की गई, और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भी कहा कि पाकिस्तान ने जो गलत किया उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बात भी हुई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है, आगे देखना है कि क्या होगा। शेख हसीना की साहिबा की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर बांग्लादेश में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। खैर, थैंक यू।